आप देखेंगे कि रशिया जो और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें जीतता कौन है या हारता कौन है ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे कि रशिया और यूक्रेन वॉर में जीते या हारे कोई भी हो, अब ये बैटल ईगो की हो चुकी है एकदम पूरी। एकदम मतलब सच कहूँ तो रशिया ने सोचा था कि यूक्रेन जो है वो छोटा सा कंट्री है, इसको तो इजीली हरा दिया जाएगा और कीव तक हम पहुंच जाएंगे। तब जब आप न्यूज़ सुनते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि शायद फरवरी के आखिर में उन्होंने अटैक किया था, तो तब न्यूज़ ऐसा आ रहा था कि रशिया जो है वो 3 या 4 दिन में कीव पूरा कब्जा लेगा और जो है 2 या 3 महीने में पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया के हाथों गिर जाएगा। इससे कम भी समय लग सकता है, क्योंकि रशिया के पास तब फायर पावर थी। तब उसके पास आधुनिक से आधुनिक जेट्स थे। मिग 21 थे, मिग 21 तो पुराना हो चुका है, तो मिग 29 थे, और भी कई सारी चीज़ें थे। तो ये सब जब चीज़ें आपके पास होती है, आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी होती है, आपके पास सबसे ज़्यादा टैंक है, आपके पास सबसे ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स है, आपके पास सबसे ज़्यादा फायर पावर है, पूरी यूरोप के किसी भी सेना के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है जितनी कि आपके पास है। तो आप मतलब कैलकुलेशन में दो और दो, मतलब एक और एक मिला के दो ही बनते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स थे उनको एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ये बताने में कि रशिया जो है वो एकदम केक वाक होगा एकदम। यूक्रेन जो है शायद 2 या 3 महीने टिक पाएगा, स्ट्रगल कर पाएगा, फिर जाकर सब शांत हो जाएगा, रशिया पूरी तरह से जीत लेगा। अभी के हालात देखिए आप। वो शुरू हुआ था 2022 का फरवरी के आखिर में, अभी चल रहा है सितंबर 2023। अभी करीबन 1 साल 6-7 महीने हो चुके हैं। अभी के हालात आप देखिए। रशिया जो है पश्चिमी जो सॉरी पूर्वी जो यूक्रेन है, डोहान से, लुनेट से, जकोरेसिया है, वो सब इलाका में स्ट्रगल कर रहा है। जीत किसी की भी नहीं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि यूक्रेन जो है उसका जीने मरने का सवाल है, वही है। रशिया जो है वो ईगो पे ले रहा है चीज़ें। रशिया अपनी टैंक्स भेज रहा है, टैंक्स बर्बाद होके चले आ रहे हैं। अभी शायद रिसेंट रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि रशिया के पास अभी जो है 3,000 टैंक्स थे जब उन्होंने युद्ध शुरू किया था। 2,000 से भी ज़्यादा टैंक्स बर्बाद हो चुके हैं। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि रशिया जो है यूक्रेन से कम टैंक पे आ जाए। यूक्रेन के पास शायद 500 या 600 टैंक्स है, उससे भी कम पे आ जाए। तो ये परिस्थिति है। आपका जो वैगनर ग्रुप है उसने म्यूटनी कर दिया, प्रिगोजिन ने म्यूटनी कर दिया, उसको तो आपने मार डाला। और वो भी एक अलग स्टोरी है कि मारा कि नहीं मारा, वो भी। तो ये भी एक चीज़ है कि आप जो है एकदम मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइप पे लड़ रहे हो। माइंस पे माइंस बिछाए जा रहे हो, उस माइन पे ही पैर रख रहे हो, उड़ जा रहे हो, लोग मर जा रहे हैं। और ये बात यही तक नहीं रखती। यूक्रेन तो फायदा में, यूक्रेन तो हार रहा है। मतलब इतनी फायर पावर के सामने झुकना बहुत ही मतलब इतनी फायर पावर के आगे लड़ाई करना भी बहुत ही मतलब कमाल की बात है। यूक्रेन दम दिखा रहा है क्योंकि उसके पास नाटो है। पीछे से नाटो पूरी तरह से सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, यूक्रेन को भर भर के हथियार दे रहा है। जर्मनी हथियार दे रहा है। जर्मनी ने तो पहले हेलमेट पहुंचाया था, फिर बाद में जाके इतनी डांट पड़ी बाकी सब अलाइज कंट्री से, नेटो से, उसने जाके फिर से जर्मनी जो है टैंक्स भेज दिया। लिपर्ड शायद उसका टैंक का नाम है, उसको भेज दिया। ब्रिटेन जो है वो एंटी पर्सनल माइंस भेज रहा है, वो जो हमबीस है वो भेज रहा है। अमेरिका सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है, करीबन $100 बिलियन की मदद की। बिलियन डॉलर, $100 बिलियन, जो कि रशिया के डिफेंस बजट से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि क्या परिस्थिति होगी कि अमेरिका इतना ज़्यादा मदद कर रहा है। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि क्यों मदद कर रहा है, अमेरिका का क्या स्वार्थ है। तो अमेरिका का ये था कि देखिए, रशिया जो है वो धीरे धीरे करके
बाहर जा रहा था, धीरे धीरे करके अपने औकात से बाहर, मतलब औकात तो बहुत ही मतलब डेरोगेटरी टर्म हो गया, पर वही मतलब अपने जो बाउंड्रीज सेट किया था रशिया के लिए, कुछ जगह पर सैंक्शन है, आपको हमेशा वेस्ट की सुनना पड़ेगा, अमेरिका जो है दादा है, नाटो जो है आपसे ऊपर है, ऐसा 1991 तक अमेरिका और रशिया का मतलब मुकाबला कट्टर का टक्कर का था, मतलब 99 अमेरिका 100 रशिया, ऐसा होता था। हालांकि वो भी एक फेक प्रोमिस था, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि रशिया के पास उतना भी रिसोर्सेज नहीं था, इसलिए ही वो 1991 का रशिया सोवियत यूनियन का डिग्रेडेशन हुआ और बाकी सब स्टेट आए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1991 तक हालात रशिया के थोड़े बहुत काबू में थे, क्योंकि अमेरिका तब मतलब बराबर की लड़ाई थी। 1991 के बाद एक छत्र, 1991 से आज 2023 हो गया है, करीबन 30 साल से ज़्यादा, 32 साल से ज़्यादा एक छत्र राज हो रहा है अमेरिका का। उस चीज़ को रशिया धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिक्स से इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इससे एक जॉइंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश हो रही थी। यूएस डॉलर जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत लोग समझते हैं कि उसकी आर्मी है, नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके डॉलर है, क्योंकि अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है, कि उसका कोई लिमिट नहीं है, और बाकी सब कंट्रीज़ को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर हम इंडिया सऊदी से तेल खरीदते हैं तो उनको डॉलर में पे करते हैं, हालांकि अभी युआन में पे कर रहे हैं, चाइना की करेंसी है, तो लेकिन बहुत सालों तक हम डॉलर में पे करते थे। हम अगर रशिया से भी गैस खरीदे तो हमको उनको डॉलर में पे करना होगा, क्योंकि डॉलर एक लिजिटिमेट करेंसी है, वो सब जगह चलती है, क्योंकि सब लोग मान चुके हैं कि अमेरिकन डॉलर चलेगा। तो ये एक बात है कि उनके पास डॉलर है। उसको अंडरमाइन करने के लिए ब्रिक्स ने जो किया था कि हम जो है एक अलग करेंसी लाएंगे, या हम जो है एक अलग इकोनॉमिक ऑर्डर लाएंगे, हम अपने अपने जो है जो करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे, हम युआन में ट्रेड करेंगे, हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, हम जो है रशियन रूबल्स में ट्रेड करेंगे, लेकिन हम डॉलर को नहीं अपनाएंगे। तो ये एक अलग इकोनॉमिक ब्लॉक करने का सिचुएशन था, लेकिन वो जो है रशिया अमेरिका की सॉवरेनिटी को, या जो एक दादा का स्वभाव था, उसको चैलेंज कर रहा था थोड़ा थोड़ा करके। फिर रशियन वैगनर ग्रुप जो था, जो कि प्राइवेट मिलिट्री है, वो कहाँ पर उसको बोलते हैं, हाँ वो जो है अफ्रीका में उन्होंने प्राइवेट आर्मी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी। उनका जो जंग है, कॉन्गो का मान लीजिए, माली का मान लीजिए, जहाँ जहाँ भी जंग हो रहा है, प्राइवेट मर्सनरी ग्रुप्स, वैगनर ग्रुप, ये सब रशिया प्रोवाइड कर रहा है, और वो उनके बिहाफ पे जंग लड़ रहा है। इसमें रशिया का भी फ़ायदा है, क्योंकि जो जंग में जो जगह जीती जा रही है, वहाँ पर गोल्ड माइंस है, वहाँ पर डायमंड्स माइंस है, वहाँ पर जो मिनरल्स है उनके माइंस है, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है रशियंस को मिल रहा है। तो इस तरह से यूएसए को चैलेंज कर रहा था, और यूएसए को बात मतलब ठीक नहीं लगी। रशिया फिर यूक्रेन वॉर क्यों हुआ, क्योंकि रशिया का जो प्लेन्स है वो एकदम जर्मनी तक स्ट्रेच करता है, तो बहुत ही आसानी से नेटो चाहे तो एकदम वहाँ से अपने टैंक्स वगैरह घुसा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सोवियत यूनियन के पतन तक जो वर्ल्ड वॉर चला था, वहाँ कोल्ड वॉर चला था, वहाँ तक पोलैंड तक रशिया के सीमा थी। पूरा जो ईस्टर्न ब्लॉक्स था यूरोप का, वो पूरा रशिया के पास था, इसलिए प्लेन्स की सुरक्षा होती थी, तब नेटो टैंक लेकर घुस नहीं सकता था। लेकिन जब रशिया का विघटन हुआ, रशिया फॉल कर गया, सोवियत यूनियन फॉल कर गया, पोलैंड जो है वो अलग हो गया, पोलैंड नेटो ज्वाइन कर लिया, रशिया से जो स्टेट अलग हुए थे, लिथुआनिया, फिर जो है एस्टोनिया, ये सब जो स्टेट है, रोमानिया, ये सब जो स्टेट है वो अमेरिका को ज्वाइन कर दिया, मतलब नेटो को ज्वाइन कर लिया। तो जो डिफेंस अभी तक बनाया था 50 साल तक, वो फिर से ढह गया रशिया का, तो उसको फिर से डर सताने लगा। अब जो है यूक्रेन बोल रहा था कि हम जो है यहाँ पर आएंगे, हम जो है नेटो के पास जाएंगे, हम जो है नेटो से नेटो को अलायंस करेंगे, मतलब नेटो के साथ हम मर्ज हो जाएंगे, ऐसा बोल रहा था, यूरोपियन यूनियन में मर्ज हो जाएंगे। तो रशिया को फिर से डरने लगने लगा कि
फिर से ना कहीं ऐसा हो जाए। तो वही बात है, आखिर में जीत किसी की भी नहीं हो रही है। वार जो जंग है जो खींचता चला जा रहा है, कोई जीत नहीं पा रहा है। सभी अपने अपने फ़ायदे में उलझे हुए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया जीते, इसलिए बार बार इतना ज़्यादा मदद पहुंचा रहा है। बीच में फंसती है लोग, यूक्रेनियन लोग, जो एक सामान्य ज़िंदगी डिज़र्व करते थे, अब वो नहीं ले पा रहे हैं स्टेप्स। जो सामान्य ज़िंदगी पसंद करते थे, अब वो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बात है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन सा आप सुनना चाहेंगे। थैंक यू।